नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं शारदा क्लासेस आजमगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भूगोल का बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको हम कहते हैं महासागरीय जलधाराएं। क्योंकि बार बार इस चैप्टर से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछता रहता है, जैसे प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं के नाम बताइए या हिंद महासागर के जलधाराओं के नाम बताइए। तो ये चैप्टर बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है और बहुत सारी जलधाराएं एक साथ आपको देखने को मिलती हैं, इसलिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम उसी कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे और हर महासागर की ठंडी और गर्म जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे, ताकि ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाए और ये कंप्लीट चैप्टर होगा। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये गारंटी है कि आप इस चैप्टर से बनने वाले लगभग सभी सवालों को बहुत आराम से हल कर पाएंगे। तो इसमें हम महासागरीय जलधाराओं के उत्पत्ति के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के बारे में समझेंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में समझेंगे, जिसमें हम गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं समझेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे अटलांटिक महासागर पर, उसके बाद दूसरे अटलांटिक महासागर यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, फिर प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में समझेंगे। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर पूरा होगा। तो आइए बारी बारी से एक एक स्लाइड को समझते हुए चलते हैं, ताकि हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो सके। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम महासागरीय जलधाराएं कहते किसको हैं। तो देखिए, जैसे नदी में पानी बहता है ना, तो हम कहते हैं कि क्या बह रही, नदी में एक धारा बह रही है। तो जैसे नदी का पानी एक दिशा से दूसरी दिशा में बहते हुए जाता है, उसी तरह से हमारे महासागरों का जल भी एक दिशा से दूसरी दिशा में बहता है। तो इसी एक दिशा से दूसरे दिशा में जल के बहने को ही हम क्या कहते हैं, महासागरीय जलधारा कहते हैं। तो यहाँ मैंने बनाया कि ये सागर है कोई, मान लीजिए ये महासागर है एक, और इस महासागर में ये जो पानी है ये एक दिशा से दूसरे दिशा में बहते हुए जा रहा है, तो हम कहेंगे कि क्या बह रही है, महासागरीय जलधारा बह रही है। लेकिन इसमें भी आता है तीन शब्द, क्योंकि पानी जो बहता है उस बहने के स्पीड के आधार पर, यानी कि किस रफ्तार से पानी बह रहा है, उसके आधार पर हम इसको तीन शब्द देते हैं। पहला शब्द है जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट, दूसरा शब्द है जिसको कहते हैं करंट, और तीसरा शब्द है जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम। तो आइए बारी बारी से समझते हैं कि ये ड्रिफ्ट यानी कि प्रवाह क्या होता है, करंट यानी कि धारा क्या होती है, और महाधारा या जलधारा जिसको स्ट्रीम कहते हैं ये होती क्या है। देखिए, ये जो धारा बह रही है पानी की, यानी पानी एक दिशा से दूसरे दिशा में बहते हुए जा रहा है, जब इसका वेग कम होगा, यानी स्पीड स्लो होगी, धीमी गति से जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है या ड्रिफ्ट हो रहा है। जब इसका वेग न तो बहुत ज़्यादा तेज होगा न बहुत ज़्यादा कम होगा, वो मध्यम गति से यानी कि औसत गति से चलते हुए जाएगा, तब हम उसको धारा कहते हैं या उसी को हम करंट कहते हैं। लेकिन जब यही पानी की धारा जो महासागरों में है बहुत तेज गति से चलने लगे, यानी इसकी स्पीड बढ़ जाए, तो हम इसी को महाधारा कहते हैं या जलधारा कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में स्ट्रीम कहा जाता है। तो तीन चीजें हो गई, प्रवाह, धारा और महाधारा या जलधारा। अगर वेग कम होगा तो हम कहेंगे ड्रिफ्ट, औसत वेग होगा तो हम कहेंगे करंट, और बहुत तेज चलेगा तो हम कहेंगे महाधारा या जलधारा। अब आप पूछेंगे कि सर ये बताइए कि ये जो धाराएं घूम रही हैं महासागर में, पानी एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है, वो किस कारण से जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे देखिए लगभग जो मुख्य कारण है, होते कई कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो कितने हैं, 4 तरह के कारण मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे पहला कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन। जब पृथ्वी तेजी से घूमती है, आप देखेंगे कि जब पृथ्वी तेजी से घूमती है अपने अक्ष पर, तो ये महासागरों के जल पर एक छद्म बल कार्य करता है। जैसे आप देखेंगे कि किसी बस में बैठ करके आप जा रहे हैं और बस अचानक से चलना शुरू कर दे, तो हम पीछे की तरफ हमारे पे झटका लगता है, यानी पीछे एक छद्म बल काम करता है। ये नॉन न्यूटोनियन फोर्स होता है, जैसे आप देखेंगे। तो इसी तरह अगर पृथ्वी यहाँ से गति कर रही है, तो पृथ्वी जब गति करती है आगे की तरफ, तो महासागरों के जल पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है, जिसके कारण ये धाराएं उत्पन्न हो सकती हैं।
दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि दुनिया भर में जितने महासागर हैं वो अलग अलग अक्षांशों पर हैं। जैसे कुछ पानी यहाँ होगा, कुछ पानी यहाँ होगा, कुछ पानी यहाँ होगा, कुछ पानी यहाँ होगा। अलग अलग अक्षांशों पर होने के कारण उस पानी का तापमान में भी अंतर होता है। जैसे जो पानी ध्रुवों की तरफ होगा उसका तापमान कम होगा, जो विषुवत रेखा की तरफ जो पानी होगा उसका तापमान अधिक होगा। तो अगर देखेंगे कि आप जब भी पानी का तापमान कम होता है तो पानी नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देता है, क्योंकि कम तापमान का पानी भारी हो जाता है। और जब भी पानी का तापमान बढ़ेगा इधर का पानी ऊपर उठना शुरू कर देगा। मान लीजिए इधर के पानी का ताप बढ़ जाए, यानी टेम्परेचर बढ़ जाए, और यहाँ के पानी का टेम्परेचर घट जाए, तो जब घटता है तो होता क्या है, इधर का पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, इधर का पानी नीचे बैठना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर एक ढाल काम करेगा, एक प्रवणता आ जाएगी, एक ढाल आ जाएगा और पानी इस दिशा से इस दिशा में चलना शुरू कर देगा। तो आप देखेंगे कि होगा क्या कि ताप में अगर अंतर आ जाए, यहाँ के पानी और यहाँ के पानी के ताप में अंतर आ जाए, तब भी क्या बनेगी, ये धारा बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पानी चलना शुरू कर देगा। अगर घनत्व में अंतर आ जाए तब भी पानी चलना शुरू कर देगा। कैसे? मान लीजिए यहाँ के पानी का घनत्व ज़्यादा है तो यहाँ का पानी भारी होगा और नीचे बैठेगा, और यहाँ के पानी का घनत्व मान लीजिए बढ़ गया तो ये क्या घट गया, मान लीजिए घटेगा तो ये पानी ऊपर उठना शुरू कर देगा, यानी हल्का पानी ऊपर उठेगा और भारी पानी नीचे की ओर दबेगा, तब भी एक प्रवणता बनेगी और वहाँ भी क्या होगा, जल में प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। और जल के प्रवाह को ही हम क्या कहेंगे, धारा कहते हैं, यानी धारा बननी शुरू हो जाएगी। जब लवणता में अंतर आता है यानी सैलिनिटी में डिफरेंस आता है तब भी महासागरीय धारा बनती है। तीसरा कारण क्या बनता है धाराओं के बनने का? तीसरा कारण बनता है वायुदाब तथा हवाएं। मान लीजिए समुंदर है और कहीं से बहुत तेज़ तूफान आया और हवाएं तेज़ी से यहाँ पर बहने लगी। जो हवा होगी ये हवा जाकर के पानी पर प्रेशर बनाएगी और ये पानी एक दिशा में बहना शुरू कर देगा। तो वायुदाब तथा हवाएं भी इसका कारण बनती हैं, और वर्षा तथा वाष्पीकरण भी इसका कारण बनता है। अगर वर्षा होगी तो पानी बढ़ने लगेगा, और पानी बढ़ेगा तो पानी एक दिशा से दूसरे दिशा में जाने भी लगेगा। तो आप देखेंगे कि महासागरीय जलधाराओं के बनने के कितने कारण हो सकते हैं और महासागरीय जलधाराओं के कितने प्रकार हो सकते हैं। अगर वेग कम हुआ तो उसे हम ड्रिफ्ट कहेंगे, वेग औसत में हुआ तो उसको हम धारा कहेंगे, और बहुत तेज हुआ तो उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। ड्रिफ्ट, करंट, स्ट्रीम आपने समझा, और इनके बनने का कारण आपने समझा कि किस कारण ये धाराएं बनती हैं। अब जरा आइए आगे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हम देखिए डायरेक्ट धाराओं पर नहीं जाएंगे, हम पहले धाराओं के बेसिक्स को समझेंगे कि आखिर क्या क्या नियम है और किस नियम के तहत ये धाराएं चलती हैं, और कब इनको गर्म जलधारा कहते हैं, कब ठंडी जलधारा कहते हैं, ये सब समझना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे देखिए जो जलधाराएं होती हैं ना, महासागरों में जो स्ट्रीम होती हैं, जो ड्रिफ्ट होती हैं, जो प्रवाह होता है ना, उस प्रवाह को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? टेम्परेचर के आधार पर, तापमान के आधार पर। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूँगा कि तापमान के आधार पर जलधाराओं को दो भागों में बांटा गया है। पहले को हम कहते हैं गर्म जलधारा और दूसरे को हम कहते हैं ठंडी जलधारा। आइए समझते हैं कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा क्या होती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर गर्म जलधारा, तो गर्म कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर ताप अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा। मान लीजिए ऐसे कोई धारा बहते हुए जा रही है तो इसके पीछे का तापमान क्या होगा? ज़्यादा होगा, और आगे इसको तापमान कम मिलेगा। अगर ये ज़्यादा तापमान वाली धारा कम तापमान वाली धारा की तरफ जाएगी तो मैं कहूँगा कि ये गर्म वाली जलधारा है और इधर ठंडा एरिया है। तो गर्म जलधारा का मतलब क्या कि जिस जलधारा का तापमान ज़्यादा होता है और सामने उसकी जो राशियाँ हैं उसका तापमान कम होगा, तब हम इसी को कहेंगे गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा होती क्या है कि ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती है। कैसे? जरा इस बात को देखिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि निम्न अक्षांशों से, अगर आप पृथ्वी को एक गोला मान लें और पृथ्वी को एक गोला मान करके इसको बीचों बीच से ऐसे काटें तो ये कौन सी रेखा बनती है? विषुवत रेखा बनती है। ठीक है, ये विषुवत रेखा बनती है। और यहाँ से अगर आप यहाँ पे एंगल लेना शुरू कर दें तो इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। यानी ऐसे ऐसे कुछ अक्षांश बनते हुए चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे अक्षांश बनते बनते कितने अक्षांश बनते हैं? चूंकि यहाँ से आप एंगल बनाते बनाते जाएंगे तो यहाँ तक जाने में आपका 90 अंश का कोण बनेगा। इसी तरह 90 अक्षांश यहाँ पर बनते हैं। इस वाले इक्वेटर को हम कहते हैं 0 डिग्री। यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री तक जाता है। यानी कि इधर विषुवत रेखा के पास निम्न अक्षांश बोलेंगे, क्योंकि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, और
जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे, इधर 80 पड़ेगा, 89 पड़ेगा, 90 पड़ेगा, यानी इधर ज़्यादा है तो उच्च अक्षांश बोलेंगे। तो जब भी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर कोई धारा बढ़ेगी तो उसको हम कहेंगे गर्म जलधारा है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा जो है ना, विषुवत रेखा पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है और विषुवत रेखा पर गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। तो जब यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकेगा, गर्मी ज़्यादा होगी, तो यहाँ से जो पानी निकल करके ध्रुवों की तरफ जाएगा, इस पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। आप जानते हैं कि विषुवत रेखा पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ध्रुवों पर कम होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर से निकल करके जो पानी जाएगा वो गर्म होगा पानी। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जो जलधारा निकल करके जाती है, उस जलधारा को हम क्या कहते हैं? गर्म जलधारा कहते हैं। यानी कि विषुवत से ध्रुवों की ओर अगर जलधारा जाएगी तो मैं कहूँगा कि वह एक गर्म जलधारा है। और गर्म जलधारा जहाँ पर जाती है ना, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ाती जाएगी, क्योंकि गर्म चीज़ जाएगी तो वो गर्मी ही ना देगी, तो गर्म चीज़ जाएगी तो गर्मी देगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो मैं यहाँ पर कुछ धाराएं ऐसे बनाया हूँ, रेड कलर से बनाया हूँ। तो आप देखिए रेड कलर से बनाई गई धाराएं क्या हैं? गर्म जलधाराएँ हैं, जो यहाँ से निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जा रही हैं। दूसरी जलधारा को मैंने कहा कि ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा नाम से ही क्यों कहा? क्योंकि इनका ताप कम होता है। ताप क्यों कम होता है? क्योंकि ये धाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती हैं। मान लीजिए जैसे ये है एक और गोला मैंने बनाया, एक और पृथ्वी यहाँ पर बनाई, तो ध्रुवों पर हमेशा ठंडक होगी, ध्रुवों पर हमेशा ठंडक होगी और विषुवत रेखा पर गर्मी होगी। तो जब ध्रुवों से कोई धारा निकल करके विषुवत रेखा की तरफ आएगी तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि इसका टेम्परेचर, इन धाराओं का टेम्परेचर बहुत कम होगा। जब इन धाराओं का टेम्परेचर कम होगा, ताप कम होगा, तो इन धाराओं को हम कहेंगे कि ये ठंडी जलधाराएं हैं। और ये ठंडी जलधाराएं ना उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ आती हैं। उच्च अक्षांश किसको बोला? जो इधर है 80, 89, 90, इधर 70 के ऊपर वाली चीज़ें, ये उच्च अक्षांश है। और ये निम्न अक्षांश है। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर अगर धारा आएगी तो मैं क्या कहूँगा कि वो ठंडी जलधारा होगी, या उसी को हम कहते हैं कि वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएगी। ये ध्रुव है और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएगी, और ये जहाँ भी जाती है ना, ताप घटा देती है। अगर ठंडी जलधारा आएगी गर्म क्षेत्र में तो यहाँ का टेम्परेचर डाउन कर देगी। और एक चीज़ और आपको सीखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई द्वीप है, मान लीजिए कोई द्वीप है और इस द्वीप के बगल में कोई ठंडी जलधारा बह रही है, कोई ठंडी जलधारा बह रही है, तो यहाँ का टेम्परेचर घट जाएगा। और पानी अगर ठंडा है तो ये भाप बनकर ऊपर नहीं उड़ेगा, और जब भाप बनकर ऊपर नहीं उड़ेगा तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पर रेगिस्तान बना देती है। यानी कि ठंडी जलधाराएं जिस भी द्वीप के बगल से गुजरती हैं वहाँ पर रेगिस्तान बनाने की कंडीशन पैदा करती है। रेगिस्तान बनने के बहुत कारण होते हैं, कई कारण से रेगिस्तान बनते हैं, जिसमें से एक कारण ये भी होता है कि हो सकता है उस महाद्वीप के बगल से कोई ठंडी जलधारा गुजर रही हो, क्योंकि ठंडी जलधारा गुजरेगी तो टेम्परेचर कम होगा, तो वो पानी भाप बनकर उड़ेगा नहीं। जब भाप बनकर उड़ेगा नहीं तो बादल बनेगा नहीं, और बादल बनेगा नहीं तो बरसात होगी नहीं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ पर मरुस्थल बनने लगते हैं या रेगिस्तान बनने लगते हैं। अब एक नियम और यहाँ से सीखिए। क्या सीखिए? जैसे मान लीजिए कोई जलधारा कहाँ पर पैदा हुई? उत्तरी गोलार्ध में। जैसे ये पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी को मैंने बीच से काटा, तो मैं कहूँगा कि ये कौन सी रेखा है? तो ये रेखा मैं कहूँगा कि विषुवत रेखा है। अगर ये विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और नीचे वाले भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये नियम है। नियम क्या है कि मान लीजिए कोई जलधारा अगर दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न हुई, पैदा हुई, तो वो क्या होती है? हमेशा और हमेशा अपने बाईं तरफ मुड़ने की कोशिश करती है। कैसे? जैसे यहाँ से मान लीजिए धारा ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, तो अगर मैं ऐसे चलूँ तो मेरा बायां हाथ इधर पड़ेगा, यानी कि ये बायां है और ऊपर वाला हिस्सा दायां है, तो ये धारा हमेशा अपने बाएं मुड़ने की कोशिश करेगी। तो बाएं मुड़ते मुड़ते ये धारा इधर की तरफ मुड़ जाएगी, और
जब ये धारा बाएं मुड़ेगी तो इसकी गति आप देखेंगे तो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में हो जाएगी, यानी इसी को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी घड़ी जब भी चलती है ऐसे चलती है, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें कोई धारा चलेगी तो अपने बाईं तरफ मुड़ना शुरू कर देगी, लेफ्ट साइड मुड़ना शुरू कर देगी, LEFT लेफ्ट साइड मुड़ना शुरू करेगी। और जब बाएं मुड़ना शुरू करेगी तो उसकी दिशा हमेशा कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी दक्षिणी गोलार्ध में कोई धारा पैदा हुई तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, और उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई धारा पैदा हुई तो उसकी टेंडेंसी होती है कि हमेशा अपने दाहिने मुड़ना शुरू कर देती है। और जब अपने दाहिने मुड़ना शुरू कर देती है तो दाहिने मुड़ते मुड़ते कैसे होगी, वो दाहिने मुड़ते मुड़ते इस तरह से घूमेगी कि आप देखेंगे कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई महासागरीय धारा पैदा हुई तो वो हमेशा राइट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, और राइट डायरेक्शन में ट्रेवल करने का मतलब कि घड़ी की सुइयों की दिशा में चलने लगेगी। यानी मैं कहूँगा कि वहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा। और लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध में कोई धारा पैदा हुई तो हमेशा अपने लेफ्ट चलना शुरू करेगी, और जब लेफ्ट चलना शुरू करेगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। अब इतनी बातें आपको क्लियर हुई कि गर्म जलधारा किसको कहते हैं, ठंडी जलधारा किसको कहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में धाराओं के घूमने का क्रम कैसा होता है। तो आइए जरा सा हम बारी बारी से हर महासागरों में घूमते हुए चलेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर किस तरह की धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने वाले महासागर में चलते हैं। अपने वाले कहने का मतलब कि हिंद महासागर में, और देखते हैं कि हिंद महासागर में कौन कौन सी धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये हिंद महासागर का एरिया है, ये आपको वर्ल्ड मैप में इंडिया दिख रहा है, और इंडिया के नीचे का ये जो हिस्सा है, ये जो महासागर है, इसी को हिंद महासागर कहा जाता है। तो होता क्या है, जरा देखिए, हिंद महासागर में यहाँ से एक धारा मूव करना शुरू करती है। मैं रेड पेन ले लेता हूँ फिर से। यहाँ से एक धारा मूव करना शुरू करेगी और यहाँ से आती है इस तरह से। अब देखिए होता क्या है कि ये धारा चूंकि यहाँ से निकल करके ऐसे आ रही है, और ये ऊपर जो मैंने बनाया है ये कौन सी रेखा है, तो इसको मैं कहूँगा कि ये विषुवत रेखा है। क्या है, विषुवत रेखा है। चूंकि ये धारा जो है ना विषुवत रेखा के दक्षिण से शुरू हुई है, इसीलिए मैं क्या कहूँगा, दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह कहूँगा। दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह का मतलब कभी ये एक धारा धीरे धीरे बन रही है और यहाँ से धारा चलना शुरू हुई और ये विषुवत रेखा के दक्षिण में है, यानी मैं कहूँगा दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह। अब इसमें आपको यह भी बताना होगा कि दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह होगा वो ठंडा होगा कि गर्म होगा, तो मैं कहूँगा गर्म होगा, क्योंकि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि अगर कोई धारा ऐसी है जो विषुवत रेखा से चलना शुरू करती है और ध्रुवों की तरफ जाती है, तो मैं कहूँगा कि ये गर्म जलधारा है। तो उसी तरह दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह जो होगा वो एक गर्म जलधारा होगा। जब ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पर आकर के ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप का ही एक यहाँ पर द्वीप है जिसको कहते हैं मेडागास्कर। इसी मेडागास्कर द्वीप से टकरा करके ये धारा दो भागों में बढ़ जाती है, और जब दो भागों में बढ़ती है तो एक जाती है मोजाम्बिक चैनल से होकर के निकल के आती है, और एक मेडागास्कर द्वीप के पूरब साइड से निकल करके आती है। तो ये जो दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह यहाँ से टकराकर दो भागों में बटा, एक गया मोजाम्बिक चैनल से, तो इस वाली धारा को हम कहेंगे मोजाम्बिक की जलधारा। और यहाँ से जो जलधारा निकल करके आई, यानी कि इस मेडागास्कर द्वीप के पूरब से जो जलधारा, ये रेड वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये निकल कर आई, इसको मैं कहूँगा कि मेडागास्कर की जलधारा। अब ये जो मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा है, आपस में मिलती है यहाँ पर, और मिल करके यहीं पर बनाती है अगलवास की जलधारा। यानी कि आपसे पूछे कि अगलवास की जलधारा कैसे बनती है, तो आप कहेंगे कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर, यानी अगलवास को मैं कह सकता हूँ, जो अगलवास जलधारा है, अगलवास की जलधारा है जो यहाँ पर दिख रही है आपको, अगलवास की जलधारा मोजाम्बिक और मेडागास्कर से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? मोजाम्बिक से और मेडागास्कर से। मोजाम्बिक और मेडागास्कर से मिलकर के क्या बनी? अगलवास की जलधारा बनी। और यहीं पर नीचे से आकर के एक अंटार्कटिक की जलधारा इसमें मिलती है। तो आप देखेंगे कि ये जो अंटार्कटिक की जलधारा है ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है, तो मैं कहूँगा ये कैसी जलधारा होगी? ये ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाए तो मैं कहूँगा कि वो ठंडी जलधारा होगी, और जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ आए तो मैं कहूँगा कि वो गर्म जलधारा होगी। यानी अंटार्कटिक
अंटार्कटिक की जलधारा जाकर के अगलभास की जलधारा में मिलती है, और मिलती है तो इसकी स्पीड को कम कर देती है, क्योंकि इधर से एक जलधारा आई, इधर से एक जलधारा आई, दोनों की आपस में टक्कर होगी तो यहाँ पर इसका वेग कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो मैं कहूँगा कि ये क्या बन गया, धारा से प्रवाह बन गया। यानी धारा से प्रवाह बन गया, और ये प्रवाह बना कहाँ है, दक्षिणी हिंद सागर में बना है, इसीलिए मैं कहूँगा कि दक्षिणी हिंद प्रवाह। यानी कि यहाँ से मिलकर के दक्षिणी हिंद प्रवाह जाता है, और दक्षिणी हिंद प्रवाह आगे बढ़ने के बाद यहाँ से जब निकल करके जाएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से होकर के यहाँ पर जाएगा। होता क्या है कि अंटार्कटिक की जो जलधारा है वो ठंडी है और ये वाली गर्म है, मिलती है तो ये ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए इसको भी ठंडा कर देती है। इसलिए दक्षिण हिंद प्रवाह भी ठंडी जलधारा है और यहाँ से निकल करके जाती है, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से, यानी इसको मैं कहूँगा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा पूछे कैसी जलधारा है, तो मैं कहूँगा कि ठंडी जलधारा है। यानी हिंद महासागर की जलधारा आपको समझ में आया। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताया था कि अगर किसी द्वीप के बगल से, किसी महाद्वीप के बगल से कोई ठंडी जलधारा निकल करके जा रही है तो वहाँ जो द्वीप पड़ेगा ना, उस द्वीप पर बरसात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ठंडी है, ठंडी है तो भाप बनेगा नहीं, भाप नहीं बनेगी तो बादल नहीं बनेगा, और बादल नहीं बनेगा तो यहाँ पर बरसात नहीं होगी, तो मरुस्थल पैदा हो जाएगा। तो उसी तरह आप देखेंगे कि जो ठंडी जलधारा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल का निर्माण करती है इसके बगल में। तो ये दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं आपको समझ में आई होंगी। तो इसमें एक नोट कर लीजिएगा, या फिर ये सारिणी बना करके याद कर लीजिएगा कि आपसे पूछेगा कि हिंद महासागर की गर्म धाराएं कौन कौन सी हैं और ठंडी धाराएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। जैसे पूछे दक्षिणी विषुवत-रेखी प्रवाह कैसा है, तो ये गर्म जलधारा है, मैंने रेड से बनाया भी है। पूछे मोजाम्बिक की जलधारा कैसी है, तो आप कहेंगे मोजाम्बिक की जलधारा गर्म जलधारा है। मेडागास्कर गर्म जलधारा है। अगलभास गर्म है। दक्षिणी हिंद प्रवाह कैसा है, दक्षिणी हिंद प्रवाह भी गर्म है। और यहाँ पर दक्षिणी हिंद प्रवाह, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। दक्षिणी हिंद प्रवाह कैसी है, एक ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा भी कैसी है, तो ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट हुआ किसका, हिंद महासागर की जलधाराएं। अब आगे चलते हैं और दूसरे महासागर में देखते हैं कैसी जलधाराएं। जैसे देखिए, ये हिंद महासागर कंप्लीट हुआ, और हिंद महासागर के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये वाला महासागर जो है इसको हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो अटलांटिक महासागर है उसको हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सी धारा बहती है, जरा देखिए। यहाँ से एक गर्म जलधारा निकलती है, यहाँ से कैसी जलधारा निकलती है, यहाँ से एक गर्म जलधारा निकलती है, जिसको हम कहते हैं उत्तर विषुवत-रेखी प्रवाह। क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर में है, इसीलिए हमने कहा उत्तर विषुवत-रेखी प्रवाह। उत्तर विषुवत-रेखी प्रवाह यहाँ पर कुछ द्वीपों से टकरा कर क्यूबा वगैरह से दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक को कहते हैं फ्लोरिडा की जलधारा, एक को कहते हैं एंटलीज की जलधारा। उत्तर विषुवत-रेखी प्रवाह आगे बढ़ा, फ्लोरिडा की जलधारा, एंटलीज की जलधारा। जहाँ पर फ्लोरिडा और एंटलीज की जलधारा मिलती है उसको हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। तो ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा बनती है, और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आगे बढ़ती है। ये जितना मैं रेड से बना रहा हूँ सारी गर्म जलधाराएं हैं, और जितना नीला से बनाया हूँ सारी की सारी ठंडी जलधाराएं हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर ग्रैंड बैंक के पास, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास, यहाँ पर इससे आकर के लेब्राडोर की जलधारा मिलती है। और ये लेब्राडोर की जलधारा मिलती है, फिर भी ये गर्म ही रहती है, क्योंकि लेब्राडोर की जलधारा कम ठंडी है, और ये गर्म जलधारा आगे बढ़ती है। और यहाँ आने के बाद ये तीन पार्ट में बढ़ जाती है। एक ऊपर की तरफ यहाँ आपको दिखाई दे रही, इसको कहते हैं इरमिंजर की जलधारा। एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही, इसको हम कहते हैं नॉर्वे की जलधारा। और यहाँ से एक धारा नीचे की तरफ आती है, इसको हम कहते हैं रेनेल की जलधारा। और रेनेल की जलधारा जब यहाँ से घूमती है और यहाँ पर नीचे आती है तो यहाँ पर एक बनाती है एक जलधारा जिसको हम कहते हैं कनारी की जलधारा, जिसको मैंने नीले रंग से दिखाया है, और ये एक ठंडी जलधारा है। तो आपको समझ में आया कि ये कैसे यहाँ पर जलधाराओं का फ्लो चलता है। अब एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ ध्यान से कि ये जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ना, ये जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा यहाँ पर बन रही है, ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा सबसे तेज जलधारा है पूरी दुनिया में। यानी पूरे दुनिया के महासागरों में जितनी जलधाराएं बह रही हैं, आपसे पूछेगा कि सबसे तेज जलधारा कौन सी है, तो आप कहेंगे कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा सबसे तेज जलधारा है। और इसी गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा नहीं रहती तो ये लेब्राडोर की जलधारा आती और इस यूरोप को इतना ठंडा कर देती कि पूरा यूरोप बर्फ़ से ढक जाता, पूरा यूरोप में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी होती। लेकिन ये जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये गर्म जलधारा है, ये जाकर के यूरोप को गर्म करती है, इसीलिए हम कहते हैं यूरोप का गर्म कंबल। अब दूसरी चीज़ एक देखिए कि यहाँ पर जो गल्फ स्ट्रीम जा कर के यहाँ पर लेब्राडोर से मिल रही है, इसका मतलब यहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं दोनों आपस में मिल रही हैं। और ये कहाँ पर काम हो रहा है? ये काम हो रहा है न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास, ये काम हो रहा है ग्रैंड बैंक के पास। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ग्रैंड बैंक होगा ना, यहाँ पर बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन होंगे जो ऊपर आ गए होंगे। और जब फाइटोप्लैंक्टन होंगे यानी यहाँ पर पानी में तैरती हुई बहुत अच्छी अच्छी पौधे होंगे, घास होंगी, तो उस घास को खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ आती हैं, बहुत सारी मछलियाँ आती हैं। तो जब बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पर आएंगी तो मछुआरों के लिए फेवरेट प्लेस होगा, मछली पकड़ने का फेवरेट प्लेस होगा। तो मछली पकड़ने का फेवरेट स्थान कहाँ है? ग्रैंड बैंक के न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास, क्योंकि वहाँ पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा आपस में आकर के मिल रही है। अब ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस तरह की धाराओं का फ्लो है, इसके बीच में एक सागर होता है। इस सागर को हम कहते हैं सारगेसो सागर। क्यों कहते हैं? क्योंकि किनारे किनारे तो बहुत सारी धाराएं बह रही हैं, लेकिन बीच का जल बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल शांत, और बिल्कुल शांत होगा और इसकी लवणता बहुत ज़्यादा होती है, यानी 37%। यानी कि 1 लीटर आप अगर पानी को यहाँ गर्म करें तो आपको 37% उसमें से क्या निकलेगा? नमक निकलेगा। ये बहुत जल यहाँ का शांत होता है, गतिहीन होता है, और यहाँ पर सारगेसो नाम की घास पाई जाती है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि दुनिया में कौन सा ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है? तो एक ऐसा सागर जिसका कोई तट नहीं है उसको हम कहते हैं सारगेसो सागर। सारगेसो सागर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सारगेसो घास पाई जाती है, यहाँ का जल बिल्कुल शांत रहता है। और ये शांत क्यों रहता है? इस तरह के फ्लो के कारण कि चारों तरफ से इसके पानी घूम रहा है और यहाँ पर बिल्कुल शांत, वही चक्रवात वाली स्थिति बनती है। तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में किस तरह की धाराओं का प्रवाह है। तो आपसे पूछेगा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं, ठंडी जलधाराओं के नाम बताइए, तो आप कहेंगे सबसे पहले ठंडी जलधाराओं को याद करिए। लेब्राडोर और कनारी कहाँ बह रही है? ये लेब्राडोर यहाँ से यहाँ आ रही है, कनारी यहाँ से यहाँ आ रही है। आप देखेंगे कि दोनों की दिशा क्या है? ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर है, यानी कि ये ठंडी जलधाराएं हैं। और गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो पहले लिखा उत्तर विषुवत रेखी प्रवाह, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद लिखा एंटलीज और फ्लोरिडा, एंटलीज यहाँ पर जा रही है, फ्लोरिडा यहाँ पर जा रही है। उसके बाद मैंने लिखा गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम यहाँ जा रही है। उसके बाद लिखा इरमिंजर, नार्वे और रेनेल, तो इरमिंजर यहाँ जा रही है, नार्वे यहाँ जा रही है, रेनेल ऐसे आ रही है। और उसके बाद मैंने लिखा उत्तर अटलांटिक प्रवाह, यानी कि ये उत्तर अटलांटिक प्रवाह यहाँ से यहाँ तक की जो धारा है उसको हमने कहा उत्तर अटलांटिक प्रवाह। ये सारी कैसी हैं? गर्म जलधाराएँ हैं, जिसको रेड से बनाया और जिसको इससे नीले रंग से बनाया है मैंने, वो सारी कैसी हैं? ठंडी जलधाराएं हैं। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं आपको समझ में आई। अब आइए आगे देखते हैं और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देखते हैं। तो देखिए, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक यहाँ से धारा शुरू हुई, रेड कलर से मैंने बनाया, यानी कि गर्म जलधारा होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह, क्योंकि विषुवत रेखा के दक्षिण में है प्रवाह है, दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह होता है। और जब यही प्रवाह आगे ब्राज़ील की तरफ बढ़ता है तो इसी को हम कहते हैं ब्राज़ील की जलधारा। इस ब्राज़ील की जलधारा से यहाँ पर फॉकलैंड की जलधारा, क्योंकि फॉकलैंड द्वीप है, फॉकलैंड की जलधारा आकर के मिलती है और ये दोनों यहाँ पर एक ठंडी जलधारा का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। यानी कि दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह यहाँ से आया, ये ब्राज़ील की जलधारा बनाया। और इस ब्राज़ील की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है, क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है। और इससे एक फॉकलैंड नाम की ठंडी जलधारा आकर मिलती है और एक ठंडी प्रवाह का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। और यही दक्षिण अटलांटिक प्रवाह जब आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर के अफ्रीका के बगल से गुजरता है तो इसको हम कहते हैं बेंगुएला की जलधारा। और ये बेंगुएला की जलधारा कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा होगी। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में इतनी छोटी सी कुछ धाराएं हैं, इसको याद करेंगे कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो आप कहेंगे दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह, ब्राज़ील की जलधारा। 2 गर्म जलधाराएं हैं। आपसे पूछेगा ठंडी जलधारा कौन सी है? तो आप कहेंगे फॉकलैंड की जलधारा, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, और यहाँ से एक है बेंगुएला की जलधारा जो यहाँ से यहाँ तक बह के जा रही है। तो ये 3 धाराएं आपको दिखेंगी दक्षिण अटलांटिक महासागर में। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं
प्रशांत महासागर के बारे में। तो प्रशांत महासागर को आप देखेंगे कि ये जो विषुवत रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है, ये प्रशांत, ये देखिए बीच में प्रशांत महासागर है। क्यों? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ये एशिया महाद्वीप हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया और दक्षिणी अमेरिका हो गया। इन दोनों के बीच में ये जो महासागर है, इसी को हम कहते हैं प्रशांत महासागर। और ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच से एक रेखा जा रही है, इसी रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा, जो प्रशांत महासागर को उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत में बांट देती है। ऊपर वाले हिस्से को मैं कह रहा हूँ उत्तरी प्रशांत और नीचे वाले हिस्से को मैं कह रहा हूँ दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में देखें कौन कौन सी जलधारा बह रही है। तो जो इस विषुवत रेखा के पास से जो जलधारा ऐसे बहेगी उसको मैं क्या कहूँगा? उत्तर विषुवत रेखी प्रवाह। आपको दिखेगा कि हर महासागर में प्रवाह मिलता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है कि उत्तर विषुवत रेखी प्रवाह आपसे जल्दी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी देखिए कि उत्तर विषुवत रेखी प्रवाह यहाँ से निकलता है और यहाँ पर जापान के पास के कुछ द्वीपों से टकरा करके दो भागों में बढ़ जाता है। एक को हम कहते हैं, जो इन द्वीपों के इधर बगल से होकर के रेखा जाती है जलधारा, इस जलधारा को हम कहते हैं सुसीमा की जलधारा। और यहाँ पर जो जलधारा इसके इधर से निकल करके जाएगी, आप देखेंगे इसको हम कहते हैं क्यूरोसियो की जलधारा। तो यहाँ पर सुसीमा की जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, चूँकि ये विषुवत रेखा से आ रही है इसलिए ये कैसी होगी? गर्म जलधाराएं होंगी। ये गर्म जलधारा जब आगे बढ़ती है तो इसी को हम कहते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह, क्योंकि प्रशांत महासागर के उत्तर में है और ये बिल्कुल आर पार प्रशांत महासागर के ऐसे जाएगी, इसको हम कहते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह। ये भी एक गर्म जलधारा होगी, मैंने रेड से बनाया ही है क्योंकि इसी का भाग है। इसी उत्तरी प्रशांत प्रवाह में ऊपर से दो जलधाराएं आती हैं जो ठंडी जलधाराएं हैं। एक को हम कहते हैं ओयोशियो जलधारा और दूसरे को हम कहते हैं क्यूराइल जलधारा। तो ओयोशियो और क्यूराइल जलधारा आकर के मिलती है, लेकिन ये जो उत्तरी प्रशांत प्रवाह है ना, ये इतना ज़्यादा गर्म होता है कि इसको ये ठंडा नहीं कर पाती। तो यहाँ से एक अलास्का की जलधारा निकल करके जाती, जो गर्म जलधारा है, जो अलास्का से जा करके टकराती, इसीलिए इसको अलास्का की जलधारा कहते हैं। और यहाँ से जब ये नीचे की तरफ बढ़ता है तब इसको एक ठंडी जलधारा कहा जाता है, जो कैलिफोर्निया की जलधारा है, कैलिफोर्निया के बगल से निकल करके आती है। तो उत्तरी प्रशांत में आप देखेंगे, उत्तरी प्रशांत महासागर में कि उत्तरी विषुवत रेखी प्रवाह होता है, जो यहाँ पर जापान के पास कुछ द्वीपों से टकरा करके दो भाग में बढ़ता है। एक को कहते हैं सुसीमा और एक को कहते हैं क्यूरेसियो की जलधारा। ये आगे जाती है तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह बनाती है। ऊपर से दो ठंडी जलधाराएं आकर मिलती हैं, एक को कहते हैं ओयोशियो, एक को कहते हैं क्यूराइल। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है कि काली जलधारा किसको कहते हैं? तो काली जलधारा आप हमेशा कहेंगे क्यूरोसियो को कहते हैं, जो कि एक गर्म जलधारा है। ये ऊपर जाएगी तो अलास्का की जलधारा भी एक गर्म जलधारा है और यहाँ से निकल करके कैलिफोर्निया की जलधारा आएगी। ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। तो आइए जरा देखते हैं कि उत्तरी प्रशांत में कौन कौन सी गर्म और कौन सी ठंडी जलधाराएं आती हैं। तो हम देखेंगे उत्तर विषुवत रेखी प्रवाह एक गर्म जलधारा है जो यहाँ से जा रही है। उसके बाद सुसीमा और क्यूरोसियो, जिसको काली जलधारा कह रहे हैं, ये भी गर्म जलधारा है। फिर उत्तरी प्रशांत प्रवाह भी एक गर्म जलधारा है और अलास्का की जलधारा भी कैसी है? एक गर्म जलधारा है। और ठंडी जलधारा कौन सी है? तो ठंडी जलधारा ओयोशियो, क्यूराइल और कैलिफोर्निया। देखिए यहाँ से आ रही ओयोशियो, यहाँ से आ रही क्यूराइल और ये है कैलिफोर्निया। ये सारी की दिशा देखेंगे आप ध्रुवों से लेकर के कहाँ है? ध्रुवों से लेकर के विषुवत रेखा की ओर है, इसीलिए हम कहते हैं ये ठंडी जलधाराएं हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में जो हिस्सा है, वो बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर घूम रही है, जो पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपसे बताया, पिछले वाले स्लाइड में। ठीक है, तो उत्तरी प्रशांत की ये हो गई जलधाराएं। अब हम देखेंगे जलधाराएं जो दक्षिणी प्रशांत महासागर की हैं। ठीक है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं को हम देखते हैं। ठीक, तो देखिए दक्षिणी प्रशांत आप देखेंगे कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण है, तो यहाँ से एक जलधारा निकली जिसको हम कहेंगे दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह। जलधारा नहीं कह सकते, प्रवाह कह रहे हैं, क्योंकि इसका वेग कम है, वेग कम आगे चलता है और आगे चलने के बाद ये बगल गुजरता है ऑस्ट्रेलिया के बगल से, यानी ऑस्ट्रेलिया का पूरब वाला हिस्सा ये है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम वाला हिस्सा ये है और ऑस्ट्रेलिया का पूरब वाला हिस्सा ये है। मैंने पिछले बताया था आपको, हिंद महासागर पढ़ाते
समय ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से जो जलधारा जाती थी वो कैसी थी, वो ठंडी जलधारा थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूरब से जो जलधारा आ रही है वो कैसी है, देखिए रेड से बनाया मैंने, विषुवत रेखा से इधर की तरफ आ रही है, यानी कि गर्म जलधारा है। तो आपसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ऑस्ट्रेलिया या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा पूछेगा तो आप कहेंगे गर्म जलधारा है, लेकिन पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा पूछेंगे तो आप कहेंगे कि वो हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। तो ये जो दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह प्रशांत महासागर में आप देख रहे हैं, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा आगे आती है, फिर यहाँ से इससे आकर के एक अंटार्कटिका की जलधारा जुड़ती है और जुड़ने के बाद एक ठंडी जलधारा का निर्माण होता है। जलधारा नहीं कह सकते, इसको भी प्रवाह कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जब ये धारा आती है, यहाँ से ये धारा आती है, दोनों आपस में टकरा कर इनका स्पीड कम हो जाता है, और जब स्पीड कम हो जाता है तो यहाँ पर जो जलधारा बनेगी कैसी बनेगी, ठंडी जलधारा बनेगी। और ये ठंडी जलधारा आगे बढ़ती है और यहाँ से जब ये गुजरती है पेरू के तट से, तो इसी को हम कहते हैं पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कैसी जलधारा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठंडी जलधारा है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जा रही है। और पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा जो ठंडी जलधारा है वो किसका पार्ट है, तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग की और उत्तरी भाग की जलधाराओं को आपने देखा, जिसको दक्षिणी प्रशांत कहते हैं। दक्षिणी प्रशांत में दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह कैसा है, गर्म जलधारा है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का प्रवाह कैसा है, गर्म जलधारा है। अंटार्कटिका की जलधारा कैसी है, एक ठंडी जलधारा है। देखिए ये ठंडी जलधारा है अंटार्कटिका की जलधारा। और तीसरा क्या है, दक्षिण प्रशांत प्रवाह, यानी ये जो प्रवाह है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, ये भी एक ठंडी जलधारा है। और पेरू या हम्बोल्ट की जो जलधारा है ये भी ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो इस तरह की जलधाराएं आपको देखने को मिली। तो मैंने आपको क्या क्या बताया इस स्लाइड में, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की। जैसे हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में बात की, उसके बाद मैंने आपसे बात की उत्तरी अटलांटिक महासागर के जलधाराओं के बारे में, जिसमें गल्फ स्ट्रीम की बात की, जिसको यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछता है, और पूछता है कि सारी जलधाराओं में, पूरे विश्व की जितनी जलधाराएं हैं उसमें सबसे तेज़ कौन सी जलधारा चलती है, तो आप कहेंगे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। ठीक है, यूरोप का गर्म कंबल भी इसको कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक सागर पाया जाता है जिसको सारगासो सागर कहते हैं, और ये वैसा ही सागर है जिसका कोई तट नहीं है। ठीक है, तो आगे मैंने आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में बताया। फिर मैंने आपको प्रशांत, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत के जलधाराओं के बारे में बताया। सबका चार्ट है और सबका फिगर है, इसको आप देखेंगे और याद करेंगे, इसको मेमोराइज करेंगे, ताकि आपके परीक्षा में इससे कोई भी प्रश्न आए तो आराम से कर सकें। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे।